आईफोन, जिसको देखकर अच्छे अच्छों की लाल टपकने लगती है। हर नौजवान जिसको खरीदने की ख्वाहिश रखता है, वो एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। और स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर थे। इसके साथ साथ वो एक ब्रिलियंट लीडर थे और अपनी फील्ड में टॉप पर थे। स्टीव जॉब्स एक हाईली सक्सेसफुल इंसान थे, लेकिन कामयाबी का ये सफ़र उनके लिए आसान न था। ये मकाम हासिल करने के लिए उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स आए। उन्होंने हज़ारों चैलेंजेस का सामना किया और उन चैलेंजेस का सामना कर कर ही, उन मुश्किलात को हरा कर ही वो उस मकाम पर पहुँचे कि उनके अल्फाज इतने कीमती हो गए कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को उनकी एक 15 मिनट की स्पीच सुनने का मशवरा देते हैं। जी हाँ, एक 15 मिनट की स्पीच। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी। आखिर क्या खास बात है इस स्पीच में? आखिर क्यों इस स्पीच को इतना हाईली रेट किया जाता है? ये सब आपको स्पीच सुनने के बाद ही पता चलेगा। स्टीव जॉब्स ने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तारीखी स्पीच दी, जिसको लाखों लोगों ने सुना। स्टीव जॉब्स ने उस स्पीच में अपनी लाइफ की पूरी लर्निंग को बयान कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किस तरह वो इतने कामयाब इंसान बने। तो अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो ये स्पीच आपको लाजमी सुननी चाहिए। इस स्पीच में आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि इस स्पीच को पूरे फोकस के साथ एंड तक देखना। स्टार्ट के शायद 2 मिनट आपको बोरिंग लगे, लेकिन उसके बाद ही असल लर्निंग स्टार्ट होगी। उसके बाद ही आपका माइंड, आपके थॉट्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि मैं आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड की एक तकरीब में आपके सामने हूँ। सच तो यह है कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हूँ, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है कि मैं कॉलेज ग्रेजुएट्स को इतने करीब से देख रहा हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा और कोई बड़ी बात नहीं करूँगा। मेरी पहली कहानी है कनेक्टिंग डॉट्स, नुक्तों को जोड़ना। मैंने रीड कॉलेज को पहले 6 महीनों में ही छोड़ दिया और इसी हालत में तकरीबन 18 महीने रहा, यहाँ तक कि पूरी तरह कॉलेज छोड़ दिया। सवाल ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत होती है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी सगी माँ एक जवान गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट थी। उसने फैसला किया कि वह मुझे किसी को गोद दे देगी। मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि वो किसी कॉलेज ग्रेजुएट को ही गोद दे। फिर फैसला हुआ कि मैं एक वकील और उसकी बीवी को सुपुर्द कर दिया जाऊँगा, मगर आखिरी वक्त में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। उस वक्त मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे पाला है, उनको फ़ोन आया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी। जब मेरी माँ को ये पता चला कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर इस शर्त पर मुझे उनको दिया गया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। मेरे वालिदैन ने मेरी सगी माँ से वादा किया कि आपका बेटा ज़रूर कॉलेज जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी और मैं यकीनन कॉलेज गया, मगर मैंने जो कॉलेज चुना वो स्टैनफोर्ड की तरह बहुत महंगा था और मेरे वालिदैन का सारा पैसा कॉलेज ट्यूशन फ़ी में चला जाता था। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या करने जा रहा हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह मदद करेगा, जबकि मैं अपने वालिदैन की पूरी उम्र की जमा पूंजी खर्च कर रहा हूँ। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, सोचा जो होगा देखा जाएगा, और उस वक्त मैं बहुत परेशान था। लेकिन अब मैं जब पीछे पलटकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला कर चुका था। मेरा कॉलेज को छोड़ना मेरे साथ उन चीज़ों को छोड़ना था जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उन चीज़ों की शुरुआत थी जो मुझे बहुत पसंद थी। यह इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। मैं अपने दोस्त के साथ ज़मीन पर सोता था और कोक की बोतलें जमा करके उनके बदले खाना खरीदता था, और साथ में पैदल चल के हर इतवार को एक मंदिर में अच्छा खाना खाने के लिए जाता था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं जिस राह कदम रख चुका था, अपने तजस्सुस और इस्तिराब की वजह से जो कुछ मैंने किया वो मेरे लिए बहुत ही कीमती साबित हुआ। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। रीड कॉलेज मुल्क में कैलीग्राफी का बेहतरीन कॉलेज था। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक ड्रॉर का लेवल बड़ी खूबसूरती से हासिल नक्श किया गया था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, रेगुलर क्लासेस नहीं लेना चाहता था।
इसलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने के लिए उसकी क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने तय किया कि सब कुछ अच्छी तरह से सीखूंगा। ये तजुर्बा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छा था। ये सब कुछ इतना अच्छा था कि इसे साइंस के तरीके से कैप्चर नहीं किया जा सकता। उस वक्त मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करूँगा। लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया तो उस वक्त ये सब काम आया। मैंने उसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक एक बड़ी खूबसूरती से टाइपोग्राफी का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में दूसरी क्लासेस छोड़कर कैलीग्राफी ना सीखी होती तो मैक कभी खूबसूरत फॉन्ट और बनावट के साथ वजूद में ना आया होता। और चूंकि विंडोज़ ने इसे कॉपी किया, शायद वो पर्सनल कंप्यूटर आज ना होते जो वो आज हैं। अगर मैंने उस वक्त कॉलेज ना छोड़ा होता तो शायद ये खूबसूरत कंप्यूटर अपनी बनावट से महरूम होते। यकीन करें, कॉलेज के ज़माने में मुस्तकबिल को देखकर इन नुक्तों को समझना नामुमकिन था, मगर 10 साल पीछे जाकर इनको देखकर ज़िंदगी के नुक्ते वाज़े हो जाते हैं। यकीनन आप फ्यूचर में जानकर कभी भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट मिला सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा, अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर फ्यूचर में ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको किसी न किसी पर यकीन करना ही होगा, अपनी सलाहियत पर, अपनी किस्मत पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने काम पर, क्योंकि यही चीज़ आपको आपके दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देती है। असल आवाज़ सुनने की हिम्मत, जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान की है। मैं बहुत खुशकिस्मत था। मैं जिस चीज़ को चाहता था वो मुझे मिल गई। वोज़ और मैंने अपने वालिदैन के गैराज से 20 साल की उम्र में एप्पल की शुरुआत की। हमने दिन रात एक कर दिए और बहुत मेहनत की, और एप्पल को हम दोनों ने 10 साल में $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बना दिया। हमने सबसे खूबसूरत इजाद मैकिंटोश को पेश किया। लेकिन मैं जब 30 साल का हुआ तो मुझे मेरी अपनी ही कंपनी से फारिग कर दिया गया। आप अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? खैर, जैसे जैसे कंपनी ने तरक्की की, मैंने एक बहुत ही काबिल इंसान को अपने साथ मिलाया। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी चलाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कंपनी के मुस्तकबिल प्लान को लेकर हमें इख्तिलाफ होने लगा। जब ये सब हुआ तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके साथ हो गए और मुझे 30 साल की उम्र में कंपनी से निकाल दिया गया। यकीन जानिए, सब लोगों के सामने निकाला गया। जो मेरा सब कुछ था वो सब चला गया। ये बहुत ही दर्दनाक था। शुरू में कुछ महीनों में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खुद को बिल्कुल नाकाम समझ रहा था। मैंने डेविड पेक और बॉब नोइस से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी। ये एक शर्मसार नाकामी थी और मैंने सब कुछ छोड़कर भागने का भी सोचा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए पुरजोश हूँ। मुझे अभी वो चीज़ें प्यारी थी जो मैंने की थी। एप्पल में जो कुछ भी हुआ था उससे मेरे जोश में ज़रा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट तो कर दिया गया, मगर मुझे अपने काम से अभी भी प्यार था। इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे एप्पल से निकाले जाने से बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती थी। कामयाब होने की वजह से फिर से आगाज़ करना बहुत हल्का सा लग रहा था। मैं बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा था। इसलिए मैं ज़िंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट दूसरी कंपनी पिक्सर की बुनियाद डाली। इसी दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया जो कि आगे चलकर मेरी बीवी बनी। पिक्सर आगे बढ़ी और दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटराइज एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। पिक्सर अब दुनिया में सबसे कामयाब एनिमेटेड स्टूडियो है। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। और नेक्स्ट ही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने एप्पल को नई जिंदगी दी, और आज एप्पल नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से ना निकाला जाता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था। ये सब एक कड़वी दवा की तरह था, मगर मरीज को ये दवा ज़रूरी थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है, मगर तुम खुद पर यकीन रखो और हिम्मत मत हारो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो चिंगारी मुझे रुकने नहीं देती थी वो ये कि जो मैं करता था उससे मुझे मोहब्बत थी और मुझे वो करने में मज़ा आता था। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उस काम को जिससे तुम्हें प्यार है। जितना प्यार ढूंढना ज़रूरी है उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे करने में आपको मज़ा आता है। तुम्हारा काम तुम्हारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लेगा। खुश और मुतमईन रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो काम करो जिसे तुम सच में अजीम समझते हो। और अजीम काम करने का वाहिद रास्ता यही है कि वो काम करो जिससे तुम्हें प्यार हो, जिसे तुम्हें करने में मज़ा आए। अगर आपको वो काम अभी तक नहीं मिला तो रुको मत, उसकी तलाश जारी रखो।
जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, और वो जब भी आपको मिलेगा आपको पता चल जाएगा। और जैसा किसी एक अच्छे ताल्लुक में होता है, वो वक्त के साथ साथ और भी अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए अपनी तलाश जारी रखो, रुको मत। मेरी तीसरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी दिन हो, और यकीनन ये किसी दिन सच साबित हो जाएगा। और उसने मेरे दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठ के शीशे में देखा है और खुद से सवाल किया है कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब कई दिन तक लगातार जवाब नहीं मिलता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। मैं जल्दी मरने वाला हूँ। इस सोच ने मेरी ज़िंदगी के बहुत फैसले करने में मेरी मदद की है, क्योंकि मैं जब भी मौत के बारे में सोचता हूँ मेरी सारी उम्मीदें, सारा गुरूर, नाकाम होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है। और फिर वही बनता है जो वाकई में ज़रूरी होता है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना ही है। किसी चीज़ के खोने के डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसा कोई सबब नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। तकरीबन 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियास में ट्यूमर है। मुझे नहीं पता था कि पैनक्रियास किसे कहते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे लाइलाज कैंसर हुआ है। मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें तरतीब दूं, जिसका आसान मतलब ये होता है कि आप मरने की तैयारी करें। इसका मतलब आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 सालों में करना चाहते थे वो एक चंद महीनों में कर लें। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप सब कुछ ऐसे तरतीब कर लें कि आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप सबको गुड बाय बोल दीजिए। पूरा दिन मैं यही सोचता रहा। उसी शाम मेरा बायोप्सी हुआ, जिसमें उन्होंने मेरे हलक से एंडोस्कोप डाला। मेरे पेट और मेरी अंतड़ियों से गुजरती हुई एक सुई मेरे पैनक्रियास में डालकर मेरे ट्यूबर से कुछ सेल निकाले। मैं तो बेहोश था, मगर मेरी बीवी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे बहुत ही हैरानकुन कैंसर है, जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और खुशकिस्मती से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब इससे पहले मैं कभी नहीं पहुँचा, और उम्मीद करता हूँ अगले कुछ सालों तक पहुँचूंगा भी नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद और भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक इंतहाई मुफीद तस्वुर है। कोई भी शख्स मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी नहीं। लेकिन हकीकत यह है, मौत हमारी तकदीर है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया, और वो ऐसे ही है जैसे उसे होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा शाहकार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों का रास्ता खोलती है। और इस वक्त वो नए आप हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माजरत हुआ हूँ, मगर सच में यही हकीकत है। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए इसे किसी दूसरे की जिंदगी समझकर ज़ाया ना करो। बेकार सोचों में ना पड़ो। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से ना जियो। दूसरों की आवाज़ से अपने अंदर की आवाज़ को ना दबने दो। आपके अंदर की आवाज़ जानती है कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी सब गैर ज़रूरी है। बेहतरीन ख्यालात को अपना साथ दीजिए और बेहतरीन ख्यालात की तलाश में रहें। मैं जब नौजवान था उस वक्त एक बेहतरीन रिसाला द होल अर्थ कैटलॉग हमारे ज़माने का बाइबल हुआ करता था। उस रिसाले को स्टीवर्ट ब्रैंड नामी शख्स ने निकाला था, जो यहाँ मेनलो पार्क से दूर नहीं है। उसने उस रिसाले को नज़मनुमा बनाया हुआ था। यह 1960 की बात है। पर्सनल कंप्यूटर से पहले वो बनाया जाता था। वो उस ज़माने में गूगल जैसा था। गूगल बनने से 35 साल पहले वो रिसाला एक मिसाली अच्छी तरह डिज़ाइन रहता था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले, और जब उन्होंने इशू निकाला, यह 1970 की बात है और उस वक्त मैं आपकी उम्र का था। उसके फाइनल इशू के कवर के पीछे एक तस्वीर थी जिसके नीचे कुछ अल्फाज थे, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, भूखे रहो बेवकूफ़ रहो। यह उनका आखिरी पैगाम था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, और मैं इसे अपने लिए ही समझता था। अब तुम ग्रेजुएट होकर नई ज़िंदगी शुरू करो। मेरी आपसे भी यही ख्वाहिश होगी, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। आप सबका शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी स्टीव जॉब्स की वो तारीखी स्पीच। कोई 3 सबक जो इस स्पीच से आपने सीखे हों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्पीच आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा सुने, उस वक्त तक सुने जब तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब न मिल जाएं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।
अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।